हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने एक एक टॉपिक करके आपको अपने सीरीज में प्रोवाइड किया है उनके क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए हैं। तो आगे भी हम आपको अपने सीरीज में बायो के हर एक टॉपिक के एक एक करके क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट नोट में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो आज के रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC जो होती हैं, ये रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो ये जो WBC होती हैं, ये ब्लड का एक ऐसा घटक होती हैं जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती हैं और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद भी करती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। जो WBC होती हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC होती हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूक वर्ड जो होता है, ये आपका व्हाइट से अवर्डी से रिलेटेड होता है ना, आपका रूट वर्ड करके। तो ये जो व्हाइट ब्लड कार्पलेट्स हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और जो WBC का जीवन काल होता है वो 12 से 20 दिन का होता है। ये कलरलेस होती हैं, यानी कि व्हाइट होती हैं, तो ये कलरलेस होती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये जो WBC होती हैं, मानव के शरीर में पाई जाती हैं, ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं, यानी कि ये कभी भी अपना आकार बदल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि शरीर में जो प्रतिरक्षा का कार्य होता है वो श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC, इसकी आकृति जो होती है वो अमीबा या वृत्ताकार होती है, यानी कि जो WBC की आकृति होती है वो या तो अमीबा के आकार की होती है या फिर वृत्ताकार होती है। उसके बाद है कि ये मुख्यतः शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करती हैं। तो सैनिक से आपका क्या मतलब, सैनिक आप क्या करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो वैसे WBC क्या कर रही हैं, ये भी तो आपके शरीर की रक्षा कर रही हैं। तो इन्हें शरीर के सैनिक के रूप में कहा जाता है, यानी कि ये शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती हैं, जो शरीर की रक्षा करती हैं, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं, वो होती हैं WBC। और इनका कार्य क्या होता है, ये रोगाणुओं को मारती है, जो रोगाणु होते हैं उनको WBC मारती हैं तथा रोगों के संक्रमण से बचाती हैं। जो रोगों से होने वाले संक्रमण हैं उनसे WBC हमारी रक्षा करती है। इनके नाभिक में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि अपने आकार को बदल सकती हैं, तो वैसे ही इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इनके नाभिक में केंद्रक पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। जो मानव हृदय होता है उसमें जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो बाएं अलिंद से जुड़ी हुई होती है। हृदय अलिंद और निलय में बटा हुआ होता है ना, तो वैसे ही बायां अलिंद जो होता है उससे फुफ्फुसीय शिरा, शिराओं और धमनियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वही शिराएं हैं। फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो बाएं अलिंद से जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 mmHg और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। तो इससे मिलाकर जो बनता है मानव शरीर का रक्त दाब वो 120/80 mmHg का बनता है। तो सामान्य प्रकुंचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब 80, तो इसको मिलाकर मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब जो होता है वो 120/80 mmHg का होता है। अगला क्वेश्चन है बिंबाणु प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं।
जो प्लेटलेट्स हैं ये रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो क्या जरूरत होती है कि उसको रोकने वाला चाहिए ना। तो रक्त कैसे रुकेगा? तो वो प्लेटलेट्स के माध्यम से रुकता है। जो खून का बहना होता है, वो जो जिस चोट लगने पर खून बहने लगता है ना, तो उसे रोकने के लिए बिम्बाणुओं की जरूरत होती है, प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। यही होती हैं जो रक्त को बहने से रोककर उसका थक्का बनाती हैं। तो वो है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। जो प्लाज्मा होता है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप से परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का तरल भाग जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो प्लाज्मा के बारे में ये 3-4 क्वेश्चन हैं। तो ये सारी डिटेल प्लाज्मा के ही बारे में है, क्योंकि क्वेश्चन तो प्लाज्मा से पूछा गया है लेकिन अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। कभी कुछ उसके बारे में पूछा गया तो कभी कुछ पूछा गया है। तो हमको तो सभी कुछ पढ़ना है ना। तो हम एक एक पॉइंट में एक एक डिटेल्स देखते हैं कि प्लाज्मा के बारे में कैसा क्वेश्चन बना है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ब्लड में एक प्लाज्मा होता है जो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो शरीर का वह भाग होता है जिसमें 92% जल और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम ये सब होते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि किसका क्या कार्य होता है। तो हृदय जो होता है वो पंप की तरह कार्य करने वाला होता है। जो हृदय होता है वो पंप की तरह कार्य करता है। तो जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं और शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं। ये जो धमनियां और शिराएं हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि धमनियां जो हैं वो ऑक्सीजन से भरे हुए रक्त का संचरण करती हैं, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है उस रक्त का संचरण करती हैं। और जो शिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन लेस, यानी कि जिस रक्त में ऑक्सीजन ना हो उस रक्त का संचरण करती हैं शिराएं। ओके। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं। जो मनुष्यों का परिसंचरण तंत्र होता है उसके बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। जो केशिकाएं हैं वो संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। दूसरा है कि लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। लसिका जो है उसे ऊतक द्रव भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। ये तो अभी हमने डिटेल से बताया ना आपको कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, बिम्बाणु का कार्य क्या होता है। ये रक्त को रक्त को बहने से रोकती हैं और उसका थक्का जमाने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में ब्लड को बनने के लिए, जो ब्लड होता है उसको बनने के लिए आयरन के तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि आयरन की आवश्यकता होती है रक्त को बनने के लिए। ब्लड होता है उसे बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हमारे इतनी बार रिपीट करने से आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही याद हो रहे होंगे ना। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो इससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और अभी तक जिन्होंने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं पिछले, उनको खुद टेस्ट में बेनिफिट मिल रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फंस रहे हैं। क्वेश्चन फंसना मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया गया है टेस्ट में
और आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको जरूर एक बार याद आएगा कि हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। तो पिछला वाला आप ध्यान से पढ़ते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए हमने शॉर्ट नोट में दिया है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आप बुक से जब डिटेल से पढ़ते हो ना तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट में दिया गया है, एक एक क्वेश्चन से आप जानकारी भी रहेगी आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है। आप बस ऑप्शन देखकर कर पाएंगे, इतनी हमारी गारंटी है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में मौजूद होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक होता है जो आरबीसी में मौजूद होता है। अगला रक्तचाप और रक्तदाब के संबंध में, ये जो क्वेश्चन है कुछ रक्तदाब और रक्तचाप के संबंध में बताया गया है कि जैसे निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है। उसके बाद अगला इसका फैक्ट है कि सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। ये भी अभी आपने ऊपर देखा ना, सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm और अनुशिथिलन दाब 80 mm। इसको मिलाकर मानव शरीर के रक्तदाब कितना बना था? मानव शरीर का रक्तदाब कितना बना था? 120 80 mmHg बना था। तो वही है। अगला है इसका ऑप्शन कि इस दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, यानी रक्त दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अगला कुछ यंत्र हैं और उनके उपयोग हैं कि किससे क्या उपयोग होता है किसका। तो स्पाइरोमीटर जो है, स्पाइरोमीटर से मानव फेफड़ों की श्वसन दर मापी जाती है। जो स्पाइरोमीटर है इससे मानव के लंग्स की श्वसन दर मापी जाती है। अगला है थर्मामीटर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। अगला है कि स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे रक्तचाप मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा आरबीसी में पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और आरबीसी में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है तथा ए बी रक्त समूह जो होता है उसे सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहा जाता है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। इससे मतलब है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि इस ग्रुप के लोग किसी भी ग्रुप के आदमी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वो ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो उसको ओ ब्लड ग्रुप वाले कर सकते हैं डोनेट। और जो ए बी ग्रुप होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के आदमी से ब्लड ले सकता है। तो जो रुधिर वर्ग होता है, ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, रुधिर का रक्त का जो वर्ग ए बी या फिर ओ या फिर ए अलग बी अलग, इन सब जो वर्ग होते हैं इनकी खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और जो रुधिर का परिसंचरण होता है इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है लसीका। लसीका रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है। जो लसीका होता है वो रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस होता है तथा इसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो लसीका होता है वो रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर लसीका के बारे में अगला क्वेश्चन है कि लसीका आंत से पचे हुए और अवशेष वसा का परिवहन करता है। ये जो लसीका होता है ये आंत में पचे हुए और अवशेष वसा का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग प्राणियों में
प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। ये जो स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग होते हैं, इन प्राणियों में रक्त जो होता है वो प्रत्येक चक्र के दौरान 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, यानी कि 2 बार रक्त हार्ट से होकर जाता है। ये क्वेश्चन आपने एनिमल किंगडम में भी देखा था। एनिमल किंगडम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें स्तनधारी पक्षी और सरीसृप इन सब में भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनिमल्स, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप इन सब की भी डिटेल्स हैं और रक्त के भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों टॉपिक्स में मिलेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। जो एक वयस्क मानव होता है उसके हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब वह बल है, यानी कि रक्तदाब बल है जो रक्तचाप, रक्तदाब यानी कि नसों धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल होता है, वो रक्तदाब बल होता है। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? महाधमनी। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट धमनी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी रुधिर कोशिका होती है। जो शरीर होता है उसकी सबसे छोटी रक्तवाहिनी होती है वो रुधिर कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज, जो मानव शरीर होता है उसकी पीएच रेंज, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 से 7.45 के मध्य होती है। मानव शरीर का पीएच मान जो होता है उसकी रेंज होती है 7.35 से 7.45 के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं क्वेश्चंस की जो पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट लगा। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो रुधिर वर्ग, रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके स्ट्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके स्ट्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। स्ट्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजिन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण, विशेषकर आरबीसी, फंस जाती हैं। यह लाल ठोस पिंड सा बना देती हैं जिसे रुधिर थक्का कहते हैं। जो आरबीसी होती हैं ये लाल ठोस पिंड सा बना देती हैं जिसे रुधिर थक्का कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है लाल रक्त संवहनीय संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। ये सारे कथन ही आपके सत्य वाले दिए गए हैं। ओके, ये सब संवहनीय तंत्र के बारे में सत्य हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त रहता है। इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। जो रक्त होता है वो मानव शरीर में करीब 5 लीटर होता है और इसका पीएच मान जो होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। और जब 7 से अधिक पीएच होता है तो रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि 7 के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं पीएच की वो क्षारीय होती हैं और 7 से कम वाली जो होती हैं वो अम्लीय होती हैं और 7 पर कोई भी पीएच की वैल्यू उदासीन हो जाती है। ओके, अगला है 120/90 तो उच्च दाब से पीड़ित है। हाइपरटेंशन यानी कि अगर किसी व्यक्ति का 120/90 है तो वो व्यक्ति उच्च दाब से पीड़ित है। ब्लड प्रेशर जो होता है उसके उच्च दाब से पीड़ित है और इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और अगर 100/50 है
तो वह व्यक्ति निम्न दाब से यानी कि लो से पीड़ित है, इसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ये जो मांसपेशियां होती हैं ये ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। ये जो पल्स दर मतलब नापी जाती है ना, ये पल्स पकड़कर आदमी बताता है ना आपको कि बीमारी ऐसे देखता है, तो वो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है, हार्ट बीट मापने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो इसमें क्वेश्चन था कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, तो वो हृदय, हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में चोट लग जाने पर जो खून के बहने का समय होता है वो 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। जो पल्मोनरी धमनी होती है इसमें ये दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है, तो 4.5 से 5 लीटर तक खून होता है, यानी कि 4.5 से 5 लीटर खून एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। जो इकोकार्डियोग्राम होता है वो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। फिर अगला क्वेश्चन है AB रक्त वर्ण वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी कि इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहते हैं, सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है AB को, और ये किसी भी वर्ग के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है धमनियां शुद्ध रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन जिनमें भरी होती है, यानी कि धमनियां उस रक्त का वहन करती हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है, और शिराएं उस रक्त का वहन करती हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, जो ऑक्सीजन लेस होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हृदय मांसपेशियां जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो पेशियां बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती हैं, है ना। जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय यानी कि यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जो नलिकाएं हृदय से निकलकर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती हैं उन्हें धमनी कहते हैं। जो नलिकाएं जो होती हैं वो ब्लड जो होता है उसे हृदय से निकालकर शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, उन्हें धमनियां कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। जो हृदय स्पंदन होता है उसके एक दूसरे मतलब कि एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच जो घटनाक्रम होता है उसे हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, आलिंद निलय करके 2-2 पार्ट में होते हैं, तो हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कूपिका यानी कि एल्वेोली के द्वारा होता है। जो लंग्स में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो एल्वेोली के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहा जाता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से जाता है उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। जो हमारी त्वचा है उनके नीचे छोटी छोटी केशिकाएं होती है ना, रक्त वाहिकाएं होती है, नशे जिन्हें कहते हैं हम, उन्हें केशिका कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पेस मेकर उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है।
जो हार्ट बीट होती है, मतलब कि हृदय की गति होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आज के टॉपिक में रुधिर परिसंचरण में इतने क्वेश्चन थे आपके। फिर हम अगले टॉपिक में अगले क्वेश्चन शॉर्ट नोट के माध्यम से देखेंगे। ओके, जो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं।